रूपी डिप्रिसिएशन, रुपया का मूल्यह्रास। हाल ही में भारतीय रुपए की एक्सचेंज रेट 85 प्रति डॉलर हो गई है। रुपए की वैल्यू गिरने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यापार घाटा। नंबर 2, इन्फ्लेशन। नंबर 3, विदेशी इन्वेस्टर की कमी। नंबर 4, आरबीआई की ब्याज दरें की नीतियां। नंबर 5, ग्लोबल इकोनॉमी कारण जैसे कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, अमेरिकन फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों का कमजोर होना तथा ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी। आइए अब जान लेते हैं रुपया गिरने के प्रभाव। रुपया गिरने के दोनों पहलू निम्नलिखित हैं। रुपया गिरने के कुछ फायदे भी हैं तथा कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले फायदे देखिए। जब रुपया गिरता है तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होने से इंटरनेशनल बाजार में भारतीय वस्तुओं तथा सेवाएं सस्ती हो जाती हैं और आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यात क्षेत्र को लाभ मिलता है। और जो भारतीय विदेश में काम करके पैसा कमाते हैं और जब भारत में भेजते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसा भारत आता है। पूंजी और इन्वेस्टमेंट में प्रभाव पड़ता है। रुपया के गिरने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है, जिस देश के घरेलू इन्वेस्टर को बढ़ावा मिल सकता है। आइए जान लेते हैं रुपया गिरने के नकारात्मक प्रभाव। रुपया के गिरने से इंपोर्ट ड्यूटी अधिक महंगी हो जाती है, खासकर कच्चे तेल के मामले में। इससे व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। हाई इन्फ्लेशन, जो उद्योग आयात पर निर्भर है, उनके उत्पादन लागत ज्यादा हो जाती है तथा उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। रुपए के गिरने से भारत की पूंजी की निकासी तथा एफडी में गिरावट का कारण बन सकता है। रुपए की गिरने से विदेशी कर्ज का भुगतान करना और भी महंगा हो सकता है। आइए अब इसके आगे की राह जान लेते हैं। आरबीआई बाजार में डॉलर बेच सकता है। नंबर 2, भारत अन्य देशों के साथ ई करेंसी स्वैप समझौता कर सकता है। नंबर 3, विदेशी इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए मौद्रिक नीति में बदलाव किए जा सकते हैं। नंबर 4, गैर जरूरी आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आयात नीति में बदलाव किए जा सकते हैं। हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे दीर्घकालिक उपाय कहा जा सकता है, जैसे कि व्यापार के पेमेंट में विविधता लाना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार रुपया के अधीन मूल्यांकन या रुपया वृद्धि के लिए विदेशी मुद्रा भंडारण में वृद्धि करनी होगी और व्यापार भुगतान के अन्य ऑप्शन को भी अपनाना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपया का उपयोग करना, जिससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो सके। एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन करना। भुगतान संतुलन पर रंगराजन समिति 1993 में एक रिपोर्ट दी, जिसमें निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले चालू खाता घाटा कम हो सकता है और रुपए के मूल में स्थिरता सुनिश्चित होगी। मुक्त व्यापार समझौते के सफल एक्टिविटी, जैसे कि ग्लोबल कंपनी को आकर्षित करने के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार जैसे उपायों से भारत से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इनके अलावा कुछ अन्य उपाय भी किया जा सकते हैं, जैसे कि राजकोषीय विवेकशीलता को अपनाना, इन्फ्लेशन को कम करना, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के आयात पर निर्भरता को कम करना तथा इनका भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने में ध्यान देना चाहिए। अब जान लेते हैं रुपया का इंटरनेशनलाइजेशन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को उदार बनाया। आरबीआई इस कदम का मुख्य उद्देश्य सीमा पर लेन देन के निपटाने के लिए भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना है। आरबीआई द्वारा एफईएमए नियमों में किए गए हाल ही में बदलाव अब ज्यादातर डीलर बैंकों में विदेशी शाखों में आईएनआर भारतीय रुपए में खाता खोल सकते हैं। इससे वह भारत में रहने वाले व्यक्तियों के साथ सभी चालू और पूंजी खाता लेन देन का यूज आसानी से कर सकते हैं। भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, रुपए में वास्तविक लेन देन करने के उद्देश्य से एसएनआरआर खाता खोल सकता है और अपने खाते में रखी आईएनआर में धनराशि को विदेशी इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज कर सकता है। वॉस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट में अंतर देखिए। जब कोई दूसरे देश का बैंक भारत में भारतीय रुपीस में अकाउंट खोलता है तो उसे वॉस्ट्रो बैंक अकाउंट कहते हैं, और जब कोई भारत का दूसरे देश में डॉलर या उस देश की करेंसी में अकाउंट खोलता है तो उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं मुद्रा को इंटरनेशनलाइजेशन का निर्धारण करने वाले तत्व। जिस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तथा स्थिर होती है, उसकी मुद्रा पर भरोसा ज्यादा किया जाता है। नंबर 2, दूसरे देश उस देश की करेंसी को एक्सचेंज में अपनाते हैं। नंबर 3, ज्यादातर देश इस देश की करेंसी को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में भंडारण करते हैं। नंबर 4, उसे मुद्रा का उपयोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किया जाता है
और अगर भारत को अपने रुपया को इंटरनेशनल मार्केट में लाना है तो उसे निम्नलिखित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि रुपया का इंटरनेशनल करने में इसकी शुरुआती दौर में एक्सचेंज रेट में अस्थिरता आ सकती है। नंबर 2, ट्रिफिन डिलेमा। ट्रिफिन डिलेमा एक प्रकार की आर्थिक दंड है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी देश की मुद्रा का उपयोग ग्लोबल संरक्षण मुद्रा भंडारण के रूप में किया जाता है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर। ऐसे में अमेरिका को विश्व में डॉलर की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर सप्लाई जारी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बदले उसे डॉलर आउटफ्लो और चालू खाता घाटा भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चालू खाता घाटा का अर्थ है जितना पैसा विदेश से आना चाहिए उससे ज्यादा पैसा देश से बाहर जा रहा हो तो वह चालू खाता घाटा कहलाता है। नंबर 3, विश्वसनीयता तथा स्थिरता की कमी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए किसी भी मुद्रा को स्थिर तथा विश्वसनीय होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है और रुपए में उतार चढ़ाव अधिक होता रहता है, जिसके कारण इन्वेस्टर रुपया को उपयोग करने में संकोच करेंगे। ग्लोबल यूज का अभाव है। अमेरिकी डॉलर तथा यूरो आदि की तुलना में वर्ल्ड ट्रेड में आईएनआर का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों में अधिक सप्लाई का अभाव है। रुपए को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए उठाए गए कदम। नंबर 1, इंडियन पेमेंट सिस्टम को दूसरे देशों द्वारा अपनाना। सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस आदि देशों ने इंडियन पेमेंट सिस्टम यूपीआई को अपनाया है। नंबर 2, आरबीआई ने भारतीय रुपए सहित स्थानीय मुद्राओं में सीमा पर लेन देन को प्रोत्साहन किया है, जिसे यूएई, इंडोनेशिया तथा मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया गया है, जिसे एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। नंबर 3, आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए रणनीतिकार योजना जारी की, जिसका उद्देश्य आईएनआर इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना है, जिसके लिए आरबीआई ने निम्नलिखित कार्य किए हैं। भारत के बाहर आईएनआर में खाता खोलने की अनुमति देना तथा पीआरओआई, पब्लिक राइट्स इन ऑब्लिगेशन इंडेक्स, लोगों को आईएनआर में लोन देना। नंबर 2, स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट को लागू करना। यह आरबीआई की प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बाहरी ट्रेड उधारी तथा ट्रेड क्रेडिट के लिए रिपोर्ट प्रक्रिया को आसान बनाना है। नंबर 4, एसवीआर स्पेशल रूपी विक्ट्रो अकाउंट खोलकर 22 देश के साथ आईएनआर में व्यापार करना आसान बनाया गया। और ऐसे अनेक प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जैसे द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौता, जिसे श्रीलंका में आईएनआर को एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के रूप में आईएनआर को मान्यता दी गई है। रुपए मूल्य वाले बंद यानी मसाला बॉन्ड जारी किए गए हैं। आगे की राह भी देख लेते हैं आरबीआई और कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे भारत का रुपया इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के रूप में आ जाए। इंडियन पेमेंट सिस्टम का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूपीआई आदि को बढ़ावा दे दिया जाना चाहिए। सीएलएस कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट में इंडियन रुपीस को शामिल करना। सीएलएस एक ग्लोबल सिस्टम है जो विदेशी मुद्रा लेन देन को पेमेंट वर्सेस पेमेंट के आधार पर निपटने का कार्य करती है। अर्थात सरल भाषा में बोले तो सीएलएस एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में व्यापार करने में तथा लेन देन करने में सहायक है। नंबर 3, लोकल करेंसी सेटलमेंट। ये एक स्थानीय मुद्रा के जोखिम को कम करता है तथा लागत को कम करता है। नंबर 4, एचडीआर को अपनाना। एचडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स में भारतीय रुपए को शामिल करने का प्रयास करना एचडीआर आईएफ द्वारा स्थापित किया गया है तथा ग्लोबल लेवल में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। नंबर 4, वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना। इंडियन रुपीस को फॉरेन इन्वेस्टर तक के पहुंच को आसान बनाने के लिए आरबीआई तथा उनके नियामक को स्पष्ट रूप से लचीला करना होगा, जिसे फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करें। भारतीय सरकारी बॉन्ड को ग्लोबल बॉन्ड में जोड़ना, इसकी सहायता से भारत अधिक इन्वेस्टर तक पहुंच सकता है तथा इससे उधार लेने की लागत कम होगी। ये सभी उपाय करके भारत अपने इंडियन रुपीस को ग्लोबल ट्रेड में अन्य देशों में करेंसी एक्सचेंज के रूप में इंडियन रुपीस का यूज करवा सकता है।